जैसे कि हम बात करें ओमकारा जैसी फिल्म की या 3 इडियट्स जैसी फिल्म की, तो इनका एक कोर आइडिया था एजुकेशन का रिफॉर्मेशन, या हम ओमकारा की बात करें तो यहां पर बदला, सेल्फिशनेस। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का नॉवेल सेक्शन। जी हां, और खास तौर पर आज बात करेंगे 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल के बारे में। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम इजी और इफेक्टिव वे डिस्कस करेंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें इंग्लिश में। दोस्तों, इंग्लिश सब्जेक्ट में ये नॉवेल सेक्शन जो है बड़ा ही जबरदस्त सेक्शन है जिससे आप कम से कम 16 मार्क्स ला सकते हैं। जी हां, अगर आप बात करें पेपर पैटर्न की तो कुल मिलाकर के 4 सेक्शंस में आपका जो पेपर है वो बटा हुआ है। सेक्शन नंबर 1 है जहां पर 34 मार्क्स आपको मिलेंगे, जहां सीन एंड अनसीन पैसेजेस होंगे। सेक्शन 2 में आपको पोएम होंगी 14 मार्क्स के लिए। इसके अलावा सेक्शन 3 एक और जबरदस्त सेक्शन राइटिंग स्किल्स का, जिसकी वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे 16 मार्क्स के लिए। और आखिर में सेक्शन नंबर 4 नॉवेल, जो कि 16 मार्क्स के लिए आता है। कुल मिलाकर के 80 मार्क्स का इस तरह से आपका रिटन पेपर होगा। दोस्तों, ये नॉवेल सेक्शन जो है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे यहां पर, जहां पर कोई पैसेजेस वगैरह नहीं होंगे। आपको कुछ चीजें जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई हैं उनकी स्टोरीज वगैरह याद करके जानी है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नॉवेल सेक्शन में दिखेंगे और आप आसानी से 16 मार्क्स क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर के कुछ इस प्रकार से आपको जो है पैटर्न दिया होगा। सेक्शन 4 की बात करूं तो लिटरेरी जनर नॉवेल 16 मार्क्स के लिए, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 5A में जो आपका पहला 4.1 नॉवेल है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, वो आएगा 4 मार्क्स के लिए, जिसमें 2 एक्टिविटीज के रूप में क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। देन क्वेश्चन नंबर 5B में टू सर्व विथ लव, जो कि आपका अगला नॉवेल है, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कैरेक्टर से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट। फिर से एक बार 2-2 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। यानी देखिए, हर सेक्शन जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग नॉवेल से ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन 5A हिस्ट्री ऑफ नॉवेल से आएगा, क्वेश्चन 5B जो है टू सर्व विथ लव में से आएगा, और दोनों ही 4-4 मार्क्स के होंगे। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन 5C, तो ये है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। एकदम मजेदार कहानी है, ये भी 4 मार्क्स के लिए, और यहां पर भी इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। आखिरी में 5D की बात करें तो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, यहां मैंने लिख दिया है, ये जो है आपका आखिरी जो चैप्टर है साइन ऑफ 4 वो होगा, और ये भी 4 मार्क्स के लिए होगा। यहां पर भी 2-2 क्वेश्चन जो है वो आएंगे 2-2 मार्क्स के। तो इस प्रकार से आपके सामने जो है 4 क्वेश्चन होंगे। यस, 5A से लेकर 5D तक, 5A से लेकर 5D तक जो है क्वेश्चन होंगे लगातार, और हर क्वेश्चन जो है अलग अलग नॉवेल सेक्शन से आएगा 4-4 मार्क के लिए। दोस्तों, कुल मिलाकर के यहां पर एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए कि कोई पैसेज नहीं आने वाला है, और आपको जो है प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन आंसर्स अपने टेक्स्ट बुक से ही अच्छे से आपको पढ़ना है। कुछ नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। 10 मिनट दीजिए हर क्वेश्चन को, और 40 मिनट में ये चारों क्वेश्चन 5A, 5B, C और D चारों क्वेश्चन आप 40 मिनट में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आज नजर डालते हैं हिस्ट्री ऑफ नॉवेल पर। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल की जब बात करते हैं तो याद रखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ MCQ, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स या एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। यानी जो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे उसमें भी कोई मेजर क्वेश्चन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 4.1 से। जी हां, 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, MCQ, मैच द फॉलोइंग जैसे। ओके, चलिए आज हिस्ट्री ऑफ नॉवेल को डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, नॉवेल होती क्या है इसी के बारे में ये पहला जो नॉवेल सेक्शन का पहला जो पार्ट है वो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में आपको समझाता है कि नॉवेल एग्जैक्टली है क्या। तो बेसिकली ये एक लॉन्ग नैरेटिव है, फिक्शन विच डिस्क्राइब्स इंटीमेट यानी कि क्लोज ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इन द प्रोज फॉर्म। यानी बारीकी से हर एक के जो एक्सपीरियंसेस हैं, हर एक के जो उनके दिमागी ख्यालात हैं, वो सारी चीजें जब लिखी जाती हैं बेहतरीन ढंग से तो उसे नॉवेल कहा जाता है। दोस्तों, नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड नोवेला, जिसका मतलब होता है न्यू। ये एक दौर था दोस्तों जब लोगों को पढ़ने का शौक था, आज भी है, लेकिन आज थोड़ा सा वीडियोस के माध्यम से थोड़ा कम हो गया है वीडियोस के आ जाने से। लेकिन जब ये दौर नया था
तो नॉवेल सेक्शंस जो थे वो नॉवेल्स का क्रेज बहुत जबरदस्त था और नॉवेल की वजह से जो है लोग पढ़ने की तरफ आकर्षित होते थे और अलग अलग कहानियां पढ़ करके आगे बढ़ते थे। नॉवेल नरेट्स स्टोरी एम्बलिशिंग यानी अट्रैक्टिव तरीके से जो आपके सामने पेश की जाती है विथ मोर डिटेल्स, जैसे कि कब हुई है घटना, टाइम क्या था, कौन सी जगह पर, उसका नेचर क्या था, पीपल कैसे थे, लोग कैसे थे, उनके माइंड में क्या चल रहा था, उनके अलग अलग हाव भाव गेस्चर्स और एक्टिविटीज वो क्या कर रहे थे, बारीकी से जब चीजें प्रेजेंट हों तो उसे नॉवेल कहते हैं। आजकल कई फिल्में भी नॉवेल पर से बन जाती हैं और इसीलिए नॉवेल की जो कहानियां होती हैं वो मजेदार और पढ़ने लायक होती हैं। इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। समाज का एक चेहरा ही आपके सामने नॉवेल रखती हैं। दोस्तों, इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। इसके अलावा इट मेक्स लाइफ इजियर टू अंडरस्टैंड देन इन ड्रामा एंड पोएट्री। जितना ड्रामा में, पोएट्री में हम बारीकी से चीजों को नहीं समझ पाते, उतना आसानी से हम नॉवेल के जरिए चीजों को समझ पाते हैं और आसानी से हम रिलेट कर पाते हैं आज के मॉडर्न समाज से। इन मॉडर्न एरा नॉवेल हैज अडॉप्टेड लिटरेरी प्रोज। आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में नॉवेल ने एक प्रोज की तरह ही एक रूप ले लिया है और बड़े पैराग्राफ्स वाइज ही नॉवेल जो है पेश की जाती है। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं, शुरुआत जो है ग्रीक रोमांस के साथ हुई थी। द नॉवेल एज अ लिटरेरी जनर हैज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 ईयर्स। प्राचीन काल से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। द अर्ली प्रीकर्सर्स यानी नॉवेल से पहले की बात करें तो अक्सर नॉवेल वेर कलेक्शंस ऑफ टेल्स नोन एज द ग्रीक रोमांसेस। अक्सर जो है आज के नॉवेल के पहले की बात करें तो दूसरी और छठी सदी के अंदर ज्यादातर ग्रीक रोमांस जो थे ये नॉवेल्स के अंदर दिखाई देते थे। दे वर इमेजिनेटिव एंड डिलाइटफुल स्टोरीज ऑफ आइडियल लव एंड मार्वेलस एडवेंचर्स प्रोफाउंडली अफेक्टेड द क्रिएटिव राइटिंग फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। यानी कहीं ना कहीं ये इतने जबरदस्त तरीके से, डिलाइटफुल तरीके से और प्यार मोहब्बत को इतना बखूबी ये शो करते थे कि बहुत अच्छे तरीके से जो है चीजें पेश हो जाती थी और it was easy and very nicely नरेटेबल, जिससे आगे जाकर के कई जनरेशन ऑफ राइटर्स इंस्पायर भी हुए और कई नॉवेल्स आज के डेट में इसी के ऊपर लिखी जाने लगी। The novels in the modern era usually make use of literary prose. The earlier threads of genre can be found in these books, जैसे कि Virgil's Eclogues या Lamotte the author या The Canterbury Tales। इन किताबों से ही कई अलग अलग चीजें जो है डिफाइन की जाने लगी। दोस्तों, वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल की बात करें तो द टेल ऑफ जेंजी इज अ क्लासिकल वर्क ऑफ जापानीज लिटरेचर रिटन इन द अर्ली 11th सेंचुरी बाय द नोबल वुमन एंड लेडी इन वेटिंग मुरासाकी शिकिबू। इनकी लिखी गई ये जो गाथा थी ये दुनिया की पहली नॉवल मानी जाती है। इट इज अ स्टोरी ऑन द लाइफ एंड लव ऑफ द हैंडसम सन हिकारू जेंजी ऑफ द एम्परर जेंजी। तो ये जो एम्परर थे उस जमाने के, उनके बेटे जो थे उनके बारे में ये कहानी लिखी गई थी और बड़ी ही जबरदस्त तरीके से ये कहानी जो है पॉपुलर हुई थी, पहली दुनिया की नॉवेल। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें फर्स्ट यूरोपियन नॉवेल की तो यहां पर अक्सर इस नॉवेल का जिक्र होता है जिसे हम डॉन कोहिटो के नाम से जानते हैं। इट वॉज रिटन बाय स्पेनिश राइटर ने इसे लिखा था माइकल डी क्वेंटस एंड पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स बिटवीन 1605 एंड 1615। दोस्तों, ये काफी पॉपुलर यूरोपियन नॉवेल बनी थी। दस धीरे धीरे जो है दोस्तों लोगों का टेस्ट चेंज हुआ, लोगों का पढ़ने का जो है नजरिया चेंज हुआ और न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर धीरे धीरे इस दुनिया में आया। नए आइडियाज 18वीं सदी में जो है वो सामने आने लगे। द 18th सेंचुरी न्यू लिटरेचर वॉज कैरेक्टराइज्ड by the spirit of realism and denial of romantic features like enthusiasm, passion and imagination। कहीं ना कहीं दोस्तों जो मिडिल क्लास थे ना वो ये रोमांस वाली चीजें पढ़ने में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें मजा आता था रियलिस्टिक चीजें पढ़ने में और इसीलिए 18वीं सदी में जब नया दौर शुरू हुआ तो ज्यादातर नॉवेल्स जो थे वो रियलिस्टिक और ऐसी डिस्टिंग्विश्ड बनने लगी जिसके अंदर खुद को पब्लिक रिलेट कर पाती थी और वैसी नॉवेल्स पढ़ना लोगों ने पसंद किया। इंग्लैंड की बात करें तो 1740 में नॉवेल की शुरुआत हुई यहाँ पर एज अ लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड और देयर वाज एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से मिडिल क्लास का राइज हुआ। क्योंकि कैसा है कि ये किताबें पढ़ने का शौक ज्यादातर अमीरों ने पाला है। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोग जो थे ये अब तक अट्रैक्ट नहीं हुए थे रीडिंग वगैरह के लिए, नॉवेल्स वगैरह के लिए। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ मिडिल क्लास अब थोड़ा सा राइज होने लगा, पैसा कमाने लगा और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मशीन्स की वजह से थोड़ा टाइम भी मिलने लगा।
और इसलिए अब मिडिल क्लास भी नॉवेल्स को पसंद कर रहा था। दोस्तों, a class of people had emerged to occupy as an elite class, that is the upper class. The realistic picture of everyday life and problems of common man depicted in the novels appealed to the newly educated class and was regarded by them as respectable reading material. कहीं ना कहीं जो रियलिस्टिक पिक्चर था समाज का, सोसाइटी का, वो अब पसंद किया जाने लगा और धीरे धीरे अब वो मिडिल क्लास लोग पसंद करने लगे थे। Thus, novel as a form appears to have been designed for both to voice the aspirations, hope of the middle and lower classes and meet their longings, that is desire. तो कहीं ना कहीं अब नॉवेल एक चेहरा बन चुका था, ये एक आवाज बन चुका था, उम्मीद की आवाज, लोअर क्लास की, जो मिडिल क्लास थे उनकी आवाज, उनकी इच्छाओं और डिजायर की आवाज। धीरे धीरे लोग इसे पसंद करने लगे थे। The spread of machines could provide a time to the educated middle class for reading and discussions about the books. धीरे धीरे समय भी मिलने लगा क्योंकि मशीन एज था और लोग इसे और ज्यादा पसंद करने लगे। Drama and poetry were the two literary forms that were fading away. धीरे धीरे अब ड्रामा और पोएट्री को पढ़ना लोग उतना पसंद नहीं कर रहे थे और नॉवेल ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। और इसीलिए क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन था ना, कई जगहों पर पोएटिक वर्जन भी था, कई जगहों पर ड्रामा भी था, अच्छी तरीके से इन्हें पेश किया गया था और कुछ नए फीचर्स भी थे और इसीलिए नॉवेल को लोग ज्यादा पसंद कर रहे थे। It was a prominent form in the 18th century and onwards to encompass the social, political and cultural happenings and scientific progress. धीरे धीरे लोग नए आइडियाज को अपनाने लगे और नॉवेल बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा। ये कुछ फेमस नॉवेलिस्ट हैं 18वीं सदी के, जिसमें आप देख सकते हैं जॉन बुनियन, अफ्रा बेहन, इसके अलावा डैनियल डिफो एंड जोनाथन स्विफ्ट, जिसकी गलिवर ट्रैवल्स के ऊपर तो कई फिल्में बनी हैं हॉलीवुड बॉलीवुड में, तो ये काफी पॉपुलर रहे 18वीं सदी में। दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करूं कुछ अदर फेमस नॉवेलिस्ट की जो इनका एक बहुत अच्छा समाज के ऊपर छाप छूटा था, ये थे चार्ल्स डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट, नथानिएल हॉथॉर्न, इसके अलावा होरेस वाल्पी, थॉमस हार्डी, विल्की कॉलिंस, H.G. वेल्स। इसके अलावा दोस्तों 20वीं सदी की बात करें तो मॉडर्न टॉपिक्स और इनोवेटिव स्टाइल से भरपूर था। ये कुछ नाम हैं जो 20वीं सदी में बहुत चर्चा में रहे। E.M. फोस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनराड, हेनरी जेम्स, ये कुछ इनमें से हैं। दोस्तों, दे वाइडेंड द सर्कमफरेंस ऑफ द जेनर बाय राइटिंग पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड अदर मॉडर्न इश्यूज इन देयर नॉवेल्स। यानी इन लोगों ने ना भाई 20वीं सदी में तो कोहराम मचा दिया। नॉवेल के अंदर अलग अलग जॉनर को प्रेजेंट किया। कुछ पॉलिटिकल नॉवेल हुआ करती थी, कुछ सोशल, कुछ साइकोलॉजिकल, एकदम दिमाग से खेलने वाली, और ये पढ़ने में लोगों को और मजा आने लगा। 20वीं सदी में तो क्रांति आ गई थी। दोस्तों, अब इमिग्रेंट ऑथर्स की बात करें तो भैया इंडिया के सलमान रश्दी बहुत पॉपुलर थे, जो रहते यहाँ नहीं थे लेकिन दूसरी जगह वहां बहुत पॉपुलर हुए अपने ऑथर्स के जरिए। VS नैपुल ट्रिनिडाद के थे जो कि ऑथर के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस हुए। काजुआ इशिगुरा जापान के थे जिन्होंने राइटिंग्स जो थी बहुत ज्यादा फेमस हुई। तो सलमान रश्दी जैसे लेखक जो दुनिया भर में जाने माने लगे, ये जो नॉवेल लिखने के लिए इमिग्रेंट ऑथर्स में टॉप पर है। दोस्तों, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन नॉवेलिस्ट भी इसमें बहुत उम्दा है, क्योंकि महिलाएं कैसे पीछे छूट सकती हैं, कहीं ना कहीं इनका भी हाथ बहुत जबरदस्त था। तो फ्रांसिस बर्नी, इसके अलावा एन रेडक्लिफ, मैरी शेली, जेन ऑस्टिन, चार्लोट एमिली, जॉर्ज एलियट, ये कुछ फेमस थे जिन्होंने बहुत उम्दा कंट्रीब्यूशन किया वुमेन नॉवेलिस्ट के रूप में। उनका बहुत जबरदस्त हाथ था नॉवेल्स को पॉपुलर करवाने में। दोस्तों, इंडियन सिनारियों की बात करें तो यहां पर कुछ फेमस स्टोरीज थी, जिसमें राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की राजमोहन वाइफ नाम की एक नॉवेल थी जो बहुत जबरदस्त फेमस हुई। इट वॉज सीरियलाइज्ड इन द इंडियन फील्ड। इट इज द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश रिटन बाय एन इंडियन, मतलब एक भारतीय ने लिखी हुई पहली इंग्लिश गाथा है ये। फॉर इंडियन नॉवेलिस्ट, मेन फ्रेमवर्क फॉर द नॉवेल वाज आइदर नेशनलिस्ट वर्च्यूज और सोशल इश्यूज। हमारे ज्यादातर लेखक जो थे वो अक्सर देशभक्ति से जुड़े हुए मुद्दों पर लिखना पसंद करते थे। राजमोहन वाइफ, इस नॉवेल की बात करें तो ये एक ब्यूटीफुल और पैशनेट स्टोरी है ऑफ मतंगिनी, अ लेडी मैरिड टू अ विलेनियस मैन, एक ऐसा खूंखार आदमी जिससे एक लेडी ने शादी की मतंगिनी नाम की, और कैसे प्यार में वो खो गई उसके। विलेनियस मैन एंड इन लव विथ हर सिस्टर्स हस्बैंड, कहीं ना कहीं अपने
बहन के पति से किस तरह प्यार में वो खो गई, रिप्रेजेंट्स द वाइटलिटी ऑफ वुमेन हु रिमेन स्ट्रॉन्ग इन फेस ऑफ ब्रूटैलिटी एंड कन्फाइनिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ मिडिल क्लास सोसाइटी। तो अपने दौर की ये एक बहुत जानी मानी नॉवेल थी जो स्टेप अहेड थी उस दौर के समाज के लिए। ये एक बहुत जबरदस्त कहानी थी। बात करें दोस्तों कुछ मेजर ट्रायोस की जो इंडियन नॉवेलिस्ट के जाने माने ट्रायो के नाम पर जाने जाते हैं, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, इनकी नॉवेल्स जो थी वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी। मालगुडी डेज की कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी, नहीं सुनी होंगी तो जरूर गूगल कीजिएगा, आपको दूरदर्शन के इसके पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे। आर के नारायण की मालगुडी डेज से बचपन जो है वो सभी का 90s में पैदा हुए लोगों का तो रंगीन हो गया था। मालगुडी डेज ने बहुत कमाल किया था। इसके अलावा हम बात करें वो नॉवेलिस्ट जिन्होंने करंट इंडियन इंग्लिश नॉवेल को अपने काम से सराहा, उसमें अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, मनोहर मलगांवकर, अरुण जोशी जैसे नाम टॉप पर हैं। अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, ये भी कुछ पॉपुलर नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इंग्लिश में नए फीचर्स नॉवेल के अंदर ऐड किए। दोस्तों नॉवेला है क्या? तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड नॉवेली ऑल्सो कॉल्ड एज नॉवेला। ये एक फिक्शन प्रोज है, शॉर्टर देन नॉवेल एंड लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरीज। इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड बट शॉर्ट नरेटिव। याद रखिए नॉवेला की जब बात आती है तो इट इज ऑफन सटायरिक और रियलिस्टिक, यानी हंसते खेलते एक संदेश दे देना, एक मैसेज दे देना जो रियलिस्टिक है, समाज से जुड़ा हुआ है। इट फोकसेस ऑन वन इंसिडेंट इशू विथ वन और टू मेन कैरेक्टर्स, यानी एक मुख्य मुद्दा होता है, एक दो कैरेक्टर्स होते हैं, उसी पे पूरा फोकस होता है, इसी को नॉवेला कहते हैं। दोस्तों कुछ फेमस नॉवेलास की बात करें तो यहां पर हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड, द टर्न ऑफ द स्क्रू, हर्मन मेलविल की बिली बड, ऐसी कई फेमस नॉवेलास हैं जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई हैं और बेस्ट सेलर्स रही हैं। दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल की बात करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है थीम ऑफ द नॉवेल। इट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवेल एक्सप्रेस्ड इन नटशेल समरी, यानी जिस तरह से आप पिक्चर देख करके उसका रिव्यू जब देखते हैं या रिव्यू सुनते हैं पिक्चर देखने से पहले या बाद में कभी, तो ये जो थीम होता है ना, ये एक समरी की तरह होता है नॉवेल की, कि नॉवेल किस बारे में है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। इट इज अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट और अ ट्रुथ विच द राइटर हैज पुट फॉर्थ थ्रू द नरेशन ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स एक्टिंग इन द पर्टिकुलर सेटिंग। यानी इस समरी के अंदर सभी कैरेक्टर्स का उल्लेख होता है, इस समरी के अंदर एक स्टेटमेंट होता है कि भाई ये एक्चुअली में किस बारे में है। जैसे कि हम बात करें ओमकारा जैसी फिल्म की या 3 इडियट्स जैसी फिल्म की, तो इनका एक कोर आइडिया था एजुकेशन का रिफॉर्मेशन, या हम ओमकारा की बात करें तो यहाँ पर बदला, सेल्फिशनेस, ऐसे थीम्स के ऊपर, लव, ऐसे थीम्स के ऊपर फिल्में बेस्ड थी। उसी तरह नॉवेल भी एक पर्टिकुलर सेंट्रल आइडिया के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि सेल्फिशनेस, रेजिलियंस, पेन, दुख, डिसअपॉइंटमेंट, सक्सेस, सफलता, लव एक्सेट्रा। इन आइडियाज के ऊपर ही जो है हमारा थीम बेस्ड होता है। जैसे कि हम हमारे सिलेबस की बात करें तो 1.1 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये गिल्ट के ऊपर, कॉन्शियसनेस और डर, फ्रीडम और रिलीफ के ऊपर जो है ये नॉवेल जो है बेस्ड है। इस तरह से हर नॉवेल का एक पर्टिकुलर थीम होता ही है। दोस्तों बात करें प्लॉट की, तो प्लॉट बहुत मुख्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक स्टोरी लाइन होता है और अलग अलग इवेंट्स जो हैं थीम के बेस्ड स्टोरी लाइन के हिसाब से चलते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट आइदर, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल जो कैरेक्टर के माइंड में चलता है उसी के आधार पर प्लॉट जो है बनता जाता है। प्लॉट में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यानी जैसे कई फिल्में जो देखते हैं वो हम सरलता से चलती रहती हैं और आसानी से अपने कंक्लूजन तक पहुंच जाती हैं, लेकिन कई फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको आखिर तक बांध के रखती हैं, आप सोचते रह जाते हैं कि कौन विलन होगा, कौन खूनी होगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स प्लॉट भी कई बार होते हैं। तो सिंपल प्लॉट की फिल्में भी, नॉवेल्स भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, कंसिस्टिंग द इंटरवीविंग ऑफ मेनी सब प्लॉट्स। तो इस तरह से प्लॉट भी एक मुख्य हिस्सा है हमारे नॉवेल का। बात करें आगे तो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर्स कई बार होते हैं, कई बार एक या दो ही कैरेक्टर्स होते हैं। द पीपल, एनिमल, रोबोट्स एक्सेट्रा हु टेक्स पार्ट इन द एक्शन ऑफ द स्टोरी आर कॉल्ड एज द कैरेक्टर्स। देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। एक होता है प्रोटोगोनिस्ट जो हीरो होता है, और एक होता है एंटागोनिस्ट या हम कह सकते हैं जो विलेन होता है। इसके अलावा दोस्तों माइनर कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनको उतना इंपॉर्टेंस स्टोरी में नहीं मिलता।
यहाँ पर हैरी पॉटर वगैरह का एग्जाम्पल है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे हैरी पॉटर जो है प्रोटोगोनिस्ट है, मेन हीरो है, और उसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है और बाकी माइनर कैरेक्टर्स, छोटे मोटे कैरेक्टर्स होते हैं। अक्सर रीडर्स फॉलो द एक्शन ऑफ द मेन कैरेक्टर थ्रू आउट द नॉवेल, क्योंकि नॉवेल पढ़ते समय आप एक कैरेक्टर से बंध जाते हैं, स्टोरी लाइन से जुड़ जाते हैं उस कैरेक्टर की वजह से, तो वो कैरेक्टर मेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें दोस्तों आगे, तो प्रोटोगोनिस्ट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद अ कैरेक्टर और एंटिटी और फोर्स व्हिच इज नोन एज एंटागोनिस्ट, जिसे विलन कहते हैं। और यहां पर अब बात करते हैं अगले चीज की, तो वो है सेटिंग। सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेटिंग इज द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस। दोस्तों अब गली बॉय के अंदर आप पुरानी ऐतिहासिक चीजें तो नहीं दिखा सकते, और बाजीराव मस्तानी में आप गली बॉय की तरह रैप भी नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं याद रखिए सेटिंग ये एक्चुअली में बैकग्राउंड है जिस पर स्टोरी चलती है। ये एक प्लेस है, ये एक पीरियड है, टाइम है, क्लाइमेट है, वेदर है, लाइफस्टाइल है, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये पढ़ते समय रीडर जो होता है वो उस दौर में चला जाता है, अपने आप को उस दौर का महसूस करता है। प्लॉट एंड कैरेक्टर आर द टू मेजर एलिमेंट्स दैट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग। दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट ये एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है नॉवेल का। कॉन्फ्लिक्ट यानी द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस, जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो द्वंद्व चलता है, फिर वो मानसिक हो या फिजिकल हो, हमारे हीरो और विलन के बीच में ना, उसी को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द प्लॉट। कहीं ना कहीं याद रखिए इस कॉन्फ्लिक्ट से ही ऑडियंस जो है कनेक्टेड रहती है, रीडर जो है कनेक्टेड रहता है और नॉवेल को अच्छे से कंप्लीट कर पाता है। आखिर में बात करें लैंग्वेज और स्टाइल की, तो लैंग्वेज, भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द लैंग्वेज एंड द टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर फॉर द नरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स इज नोन एज द स्टाइल। Author can use extensive vocabulary or high phrases, or we can say short, concise or on-point writing, or both to showcase his style. Author may use linguistic device to make the narrative effective. All these factors decide the texture of narration and create impact on the reader. क्योंकि यार वो जुड़ जाता है ना उस भाषा से, उस स्टाइल से, और फिर वो वैसा ही देखना और पढ़ना पसंद करता है। दोस्तों कुछ टाइप्स ऑफ नॉवेल की बात करें तो कई सारे टाइप्स हैं। जैसे फिल्मों में अलग अलग टाइप्स होते हैं, कुछ कॉमेडी फिल्में होती हैं, कुछ थ्रिलर होती हैं, कुछ एक्शन फिल्में होती हैं, कुछ सस्पेंस होती हैं, कुछ रोमांटिक होती हैं। वैसे ही यहाँ पर नॉवेल्स के भी अलग अलग टाइप हैं। कुछ नॉवेल रियलिस्टिक होती हैं, कुछ पिकारेस्क्यू नॉवेल होती हैं, जैसे कि हम कह लें कि एडवेंचर के रिलेटेड, या प्रोटैगनिस्ट इसमें एडवेंचर कर रहा है, डिसरेप्यूटेबल पर्सन है, जिसका एक सीरीज या पार्ट शो किया जाता है पिकारेस्क्यू नॉवेल के अंदर। दोस्तों रियलिस्टिक नॉवेल नॉवेल ऑफ मैनर है, जहां पर एक सोशल क्लास, मिडिल क्लास को शो किया जाता है। इसके अलावा हिस्टोरिक नॉवेल भी होती हैं, ये पिछले पीरियड की, अर्लियर देन योर स्टाइल होती हैं। देन एपिस्टोलरी नॉवेल होती हैं, जो कि दोस्तों रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, करस्पॉन्डेंस, डॉक्यूमेंट, लेटर्स वगैरह के रूप में लिखी जाती है। दोस्तों गॉथिक नॉवेल भी होती हैं, द नॉवेल्स दैट इंक्लूड टेरर, डर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, इन्हें गॉथिक नॉवेल कहा जाता है। फिर आती हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, जहां पे लाइफ ऑफ द ऑथर इज नरेटेड। देन एलिगोरिकल नॉवेल भी होते हैं, एलिगोरिकल, जिसमें हम स्टोरी विद इन द स्टोरी, एक स्टोरी के अंदर स्टोरी और एक स्टोरी, इस तरह से पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल नॉवेल भी एलिगोरिकल में आते हैं। दोस्तों इसके अलावा यूटोपियन, डाइस्टोपियन नॉवेल होती हैं, जो इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी को और उसकी क्वालिटीज को शो करती हैं। देन आती हैं साइकोलॉजिकल नॉवेल, सस्पेंस होती हैं, साइकोलॉजी से खेलती हैं। ये फिक्शन है दैट ट्रीट्स द इंटरनल लाइफ ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट और इवन द अदर कैरेक्टर्स एज मच एज द एक्सटर्नल। आखिर में बात करें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, जो कि फ्लो ऑफ थॉट्स, विचार, इंसिडेंट्स इन द प्लॉट आर इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस। The novelist narrates them as they enter the mind of the character. दोस्तों आखिर में बिल्डन ग्रोसमैन नॉवेल। दोस्तों ये जो नॉवेल है कहीं ना कहीं ग्रोथ से रिलेटेड है। द फिक्शनल बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी इज कंसर्न्ड विद द ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट माइंड, स्पिरिट एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम द चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। बचपन से लेकर बड़े होने तक हीरो के क्या क्या उसके साथ हुआ, वो जब शो किया जाता है तो वो बिल्डन ग्रोसमैन नॉवेल के रूप में शो किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से नॉवेल की रीडिंग जो है वो आगे बढ़ी। दोस्तों द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century witnessed cult craze of pulp magazines, which provided fantastic science fictions and detective novels for general entertainment of the mass. It was printed on the cheap pulp paper और इसीलिए इसे pulp magazine कहा जाता था।
दोस्तों याद रखिए, ये 20वीं सदी थी और इसमें लोग साइंस फिक्शन, इमेजिनरी और कहीं ना कहीं डिटेक्टिव वाली, जासूसी वाली नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते थे। यहाँ पे बहुत फ्यूचरिस्टिक चीजें भी होती थी, सस्पेंस वाली चीजें भी होती थी, शेरलॉक होम्स जैसे ड्रामा होते थे और साइंस फिक्शन में ऑफन एक्सप्लोर किया जाता था पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और इस तरह से ये साइंस फिक्शन और डिटेक्टिव फिक्शन जो था 20वीं सदी में काफी पॉपुलर हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों हिस्ट्री ऑफ नॉवेल का ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको मिला होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे ताकि आप एमसीक्यू जैसी एक्टिविटीज आसानी से कर सकें। 5.1 हमने आज कवर किया है, जिसमें हमने 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम टू सर्व विथ लव को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। जरूर से लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।